तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक के बारे में, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का बजट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, 72,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा ही इसके विशाल पैमाने को बताने के लिए काफी है। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा, इतने भारी भरकम निवेश वाला प्रोजेक्ट आखिर क्यों? इसके आलोचक इसे एक पारिस्थितिक आपदा यानी इकोलॉजिकल डिजास्टर का नाम दे रहे हैं। आइए इसी की तह तक चलते हैं और इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे गहरी चिंता जो जताई जा रही है वो है इस प्रोजेक्ट की मानवीय कीमत। मतलब इसका वहां के मूल निवासियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। ग्रेट निकोबार द्वीप असल में दो स्वदेशी समुदायों का घर है। एक है निकोबारी और दूसरे हैं शोम्पेन। और इस प्रोजेक्ट से दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अलग अलग तरह का। निकोबारी जनजाति को डर है कि उन्हें अपने पुश्तैनी गांव से हमेशा के लिए विस्थापित कर दिया जाएगा। वहीं शोम्पेन जनजाति, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, वो अपना जंगल और पूरा का पूरा ट्राइबल रिजर्व ही खोने की कगार पर है। और देखिए, स्थानीय समुदायों से सलाह मशवरे की जो प्रक्रिया थी, उस पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने अपना अनापत्ति पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये कहते हुए वापस ले लिया कि अधिकारियों ने उनसे जबरदस्ती और जल्दबाजी में इस पर दस्तखत करवाए थे। आरोप ये भी है कि जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानूनी सुरक्षा कवच थे, उन्हें एक एक करके नजरअंदाज किया गया। सामाजिक प्रभाव की जो रिपोर्ट बनी, उसमें इन जनजातियों का जिक्र तक नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से कोई सलाह नहीं ली गई। और तो और वन अधिकार अधिनियम 2006, जो शोम्पेन को उनके जंगल पर अधिकार देता है, उसे भी पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। चलिए अब इंसानों से हटकर बात करते हैं दूसरी बड़ी चिंता की, और वो है इस द्वीप का अनोखा और बेहद नाजुक इकोसिस्टम। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये प्रोजेक्ट एक पर्यावरणीय तबाही ला सकता है। पर्यावरण मंत्रालय का जो ऑफिशियल एस्टिमेट है, वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। जो स्वतंत्र अनुमान है, वो एक कहीं ज्यादा भयावह तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक असल में 32 लाख से लेकर 58 लाख तक पेड़ काटे जा सकते हैं। सोचिए, दोनों अनुमानों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की भरपाई आखिर होगी कैसे? इसके लिए एक समाधान सुझाया गया है, क्षतिपूरक वनीकरण यानी कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। लेकिन इस योजना पर भी गंभीर सवाल हैं। पहली बात तो ये कि पेड़ काटे जा रहे हैं निकोबार में, और उन्हें लगाने की बात हो रही है हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में। मतलब वहां की इकोलॉजी और यहाँ की इकोलॉजी में कोई मेल ही नहीं है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर ये पेड़ लगने थे, उसके एक हिस्से को बाद में माइनिंग के लिए नीलाम कर दिया गया। खतरा सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, समंदर पर भी मंडरा रहा है। जो बंदरगाह बनना है, वो CRZ 1A जोन में बनना है, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील और संरक्षित तटीय इलाका होता है। ये वही जगह है जो कछुओं के घोंसले बनाने के लिए और अपने कोरल रीफ्स के लिए जानी जाती है। और जिस रिपोर्ट के आधार पर इस जगह को निर्माण के लिए हरी झंडी दी गई, उसे आज तक पब्लिक ही नहीं किया गया। प्रोजेक्ट की बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट रिपोर्ट में भी बड़ी बड़ी खामियां नजर आती हैं। जैसे समुद्री कछुओं के घोंसलों का सर्वे तब किया गया जब उनके आने का मौसम ही नहीं था। डुगोंग का पता लगाने के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, वो गहरे पानी में देख ही नहीं सकते थे। और तो और निकोबार के लॉन्ग टेल्ड मकाक पर जो असर पड़ेगा, उसकी चिंताओं को तो बस यूं ही नजरअंदाज कर दिया गया। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो इस बात पर रोशनी डालता है कि ये पूरा निर्माण एक ऐसी जमीन पर हो रहा है जो शाब्दिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी दोनों ही तरह से बहुत अस्थिर है। हम सब जानते हैं कि ये पूरा इलाका भूवैज्ञानिक तौर पर कितना ज्यादा अस्थिर है। 2004 की सुनामी तो किसी को नहीं भूली होगी, जब यहाँ की जमीन हमेशा के लिए 15 फीट नीचे धंस गई थी। और हाल ही में जुलाई 2022 में भी 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस इलाके में लगातार बने हुए खतरे की याद दिलाता है। तो जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना, ये तो सीधे सीधे निवेश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और हजारों लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा है।
और ये सारी बातें हमें आखिर में उसी मूल तर्क पर वापस ले आती हैं कि ये कोई अलग अलग गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है जो सभी कानूनी और विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक बनाता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब विकास और संरक्षण के बीच टकराव होता है तो उसकी अंतिम कीमत आखिर चुकाता कौन है?